Hello students, these are my education qualifications. हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे और क्विक रिवीजन भी करेंगे। ये होगी क्विक रिवीजन इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ये हेल्पफुल होगी 11th क्लास बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स एंड अदर यूजी कोर्सेज जिसमें कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है। अब तक जो हम कर चुके हैं पिछली दो क्लासेस में डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, आईसी कर्व, बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए जा चुके हैं। बट जो आज का टॉपिक होगा वो होगा इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम इसको डिस्कस करने से पहले मैंने क्वेश्चन लिया है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट, मैं इसके बाद डिस्कस करूंगी बिकॉज ये हमारे प्रीवियस क्लास से कंटिन्यूएशन में है। ये बजट लाइन का क्वेश्चन है जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। ओके, सो क्वेश्चन कहता है इफ अ कंज्यूमर फेसेस अ जीरो प्राइस फॉर गुड एक्स, मीन्स कंज्यूमर को एक्स गुड के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, द बजट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कमिट। तो इसमें हमें क्या पूछा है कि अगर किसी के लिए प्राइस जीरो हो किसी गुड्स के लिए, तो उसके रिगार्डिंग हमारी जो बजट लाइन होगी वो पैरेलल होगी। तो हम इसके ऊपर कैसे सोच सकते हैं, पहले तो ये बताना चाहिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना, कि माइट बी इट इज ट्रू और रॉन्ग। ओके, फिर इसके हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो एक डेफिनेशन के साथ करेंगे ताकि एक बेसिक नॉलेज हमें भी आइडिया याद आ जाए और एग्जामिनर को भी पता रहे। फिर ट्राई टू रिलेट बेसिक कंसेप्ट विद लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। आप जैसे अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग सोचिए, अगर किसी चीज को फ्री में मिल रहा हो तो फिर उसकी डिमांड कैसी रहेगी। सो अभी हम डिमांड करती हूँ, मैं आपको डिमांड के थ्रू एक बजट लाइन बना लेते हैं पहले। ओके, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसको एक्स गुड भी मान लेते हैं। ओके, दिस इज योर एक्स गुड, दिस इज योर वाई गुड। हमने कल जब बजट लाइन ड्रॉ करी थी, हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास इनकम है, सपोज इनकम है 100 रुपीज है, और हमने जब पिज्जा का प्राइस माना था, प्राइस ऑफ पिज्जा हमने मान लिया था 10 रुपीज है ना। ओके, वेरी गुड। और फिर प्राइस ऑफ पेप्सी क्या माना था हमने, 5 रुपीज ना, 5 रुपीज। तो मैक्सिमम में कितनी, अगर मैं इसको पिज्जा मानू और इसको पेप्सी, तो मैं कितनी पेप्सी पहले ले सकती थी, मैक्सिमम पिज्जा कितना खरीद सकती थी। तो टोटल इनकम 100 डिवाइडेड बाय ये पिज्जा की क्वांटिटी है 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि मैं पिज्जा मैक्सिमम कितना खरीद सकती थी, 10 यूनिट। सपोज यहाँ पे 10 है। ओके, सो दिस इज योर पिज्जा क्वांटिटी, मैक्सिमम यू कैन परचेज इज 10 यूनिट। उसी तरीके से अगर मैं पेप्सी की मैक्सिमम निकालूं, पेप्सी मैक्सिमम क्वांटिटी वो कितनी हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल आउट करेंगे तो 20, यानी कि इसकी 20 कर सकते। तो चलिए यहाँ पे 20 कर लेते हैं, लाइक 5 10 15 दैट्स योर 20। ओके, सो यहाँ पे 20 क्वांटिटी, यहाँ पे 10, तो मैं इसको जोड़ देती थी। यही क्या था ना लास्ट क्लास में हमने बजट लाइन बनाने के लिए। ओके, तो हमें ये याद है। बट अगर आपको कहा जाए कि आपको जो पिज्जा है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपको पिज्जा के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपका प्राइस क्या है, 0, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। यही कहा है ना उसने, कंज्यूमर फेसेस अ जीरो प्राइस। इसका मतलब मेरे पास जो एक्स एक्सिस का गुड है उसका जो प्राइस है वो 0 है,
तो क्या ये कभी यहाँ पे आके इंटरसेक्ट होगी? आप खुद ही सोचिए, मेरी टोटल इनकम 100 है फिर से, तो मैक्सिमम पिज्जा क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 इज योर इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस 0। अब आप खुद ही आज जानते होंगे, जब भी किसी चीज को 0 डिवाइड करता है तो क्या हो जाती है? इनफिनाइट, है ना? तो इट्स इक्वल्स टू इनफिनाइट। अब क्या अगर ऐसे कभी ये इनफिनाइट हो पाएगी? नहीं। इनफिनाइट का मतलब ये कंटिन्यूअसली बढ़ती जानी चाहिए, तो यानी कि ये वाला पॉइंट तो इसका नहीं होगा। तो उसके पास जितनी इनकम है वो किस पे खर्च करेगा? वो खर्च करेगा सिर्फ और सिर्फ पेप्सी को परचेज करने में। अब पेप्सी क्या है? वो तो पेप्सी का तो फिक्स है प्राइस 5 रुपीज, 100 इनकम है, तो यानी कि उसकी 20 क्वांटिटी तो फिक्स रहेगी, और पिज्जा वो जितना चाहे उतना अवेल कर सकता है। तो ये कैसी लाइन हो जाएगी आपकी बजट लाइन? लाइक दिस। क्या ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के? तो यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना? तो हम क्या कहेंगे? द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू if a consumer faces a zero price for good X, the budget line is parallel to the X axis. आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी को 0 प्राइस हो उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगी? इन्फिनाइट क्वांटिटीज में चली जाएगी, और ये कभी भी, और ये हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा था, हमने ये आपको समझा दिया। आप एग्जामिनर को समझा सकेंगे ऐसे अच्छे से। तो अब आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे? तो लेट्स इरेज दीज थिंग्स, थोड़ा सा स्पेस हो जाए। तो आप कह सकते हैं yes, the above statement is true because बजट लाइन डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में पार्ट है। ये पार्ट 3rd है हमारी सीरीज का एग्जाम स्पेशल की, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है बजट लाइन की? बजट लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, लेट मी राइट इट, budget line is combination, किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, all goods and services at a given price that a consumer may purchase from his or her income, यानी कि अपनी इनकम में से वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है। परचेज कर सकता है क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो खरीदा ही जाए, ठीक है ना? अब परचेजिंग पावर होना अलग बात होती है और उसको खरीदना अलग, ठीक है? तो मे परचेज फ्रॉम हीज और हर इनकम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर डेफिनेशन के बाद मैंने कहा था ट्राई टू रिलेट बेसिक कंसेप्ट। तो जैसे कि इसमें बता रहा है कि कंज्यूमर में परचेज, ठीक है, फ्रॉम हीज और हर इनकम, तो हमने ये इसके इनकम से ही डिवाइड करके निकाला था कि दिस लाइन गोज टू दी पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस, है ना? ये कि एक्स एक्सिस के ये पैरेलल जा रही है। तो मैंने इसके डेफिनेशन को याद करके उसको अपनी बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से मिला के इसका आंसर निकाल लिया कि हाँ अब स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, सो आई होप नाउ मूव टू द कंसेप्ट पार्ट टुडेज। तो आज का जो कंसेप्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इलास्टिसिटी का बेस्ड है। सो दिस इज आवर कंसेप्ट, नाउ वी गोइंग टू डिस्कस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है?
elasticity is the measure how do the demand or supply respond to the change in its respective determinant. अब आप खुद ही सोचिए, इलास्टिक का मतलब अभी आप कंसेप्ट में सोचिए, आप रियल लाइफ में सोचिए। लाइफ में कई बार हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं ना, कुछ चीजें चेंज होती है, वेदर चेंज हो जाता है तो हम काफी हैवी क्लोथ वगैरह डाल लेते हैं, हमने एडजस्टमेंट किया, इलास्टिक है अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। आपने इलास्टिसिटी देखी होगी, वो कैसे अपने आप को अगर फोर्स ज्यादा लगता है तो स्ट्रेच और श्रिंक कर लेती है। तो ये क्या है, अपने आप को चेंज करना है ना, किसी भी गिवन रिगार्डिंग गिवन डिटर्मिनेंट। लाइफ में भी काफी सारे होते हैं। पहली बात तो ये कि ये वीडियो आप बहुत शेयर कीजिए, जितने भी बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें वाकई में ही कंटेंट की बहुत जरूरत होगी, जिनके पास ना बुक है और ना ही वो लाइव क्लासेस ले पा रहे हैं। तो आप जितना से सपोर्ट करेंगे उतना शायद किसी गरीब बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी। बिकॉज इसका बनाने का मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये चीजें समझाई जा सके और एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स ला सके। बिकॉज आगे की लाइफ में फिर उनकी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर उनके मार्क्स ग्रेजुएशन में कम आ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कोई बच्चा स्ट्रगल करे, क्योंकि काफी बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, तो आप इसे सपोर्ट जरूर कीजिए। So it is measure of how much quantity demanded and supply respond to change its one of its determinant. सॉरी, यहाँ पे वन ऑफ इट्स आएगा। ओके, तो सपोज अब मैंने आपको बताया था कि डिमांड किस किस से डिटरमिन हो रही थी, ये फंक्शन थी किस किस का, प्राइस ऑफ इट्स खुद का, अगर डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी है तो खुद के प्राइस से, ओके, रिलेटिव गुड्स के प्राइस से, है ना, कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूटिव की डिमांड में चेंज आता है तो किस तरीके से अपनी डिमांड में भी चेंज आता है। तीसरा इनकम से, है ना। तो अभी हम क्योंकि डिमांड वाली साइड कर रहे हैं तो हम सप्लाई वाली साइड को हटा देंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों साइड में चलता है। बट अभी हम डिमांड डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अभी डिमांड साइड से मैं कवर करूंगी इस वीडियो में। ये वाला जो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें हमारे एग्जाम्स में। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे, और अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एक फ्लो बना रहेगा। ओके, तो इससे यही सब हमारे फैक्टर इलास्टिसिटी के भी होते हैं। तो अब मैं क्या कह रही हूँ, सप्लाइड वाले हटा देते हैं ना। चलिए, तो इट मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट भी मैंने बता दिए। इसीलिए तो अब हम इसको नाम दे देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी डिमांड कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी, second one is income, हम डिमांड लिख देते हैं आगे, है ना, ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है विद प्राइस, डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है विद इनकम, हाउ इट्स रिस्पॉन्डिंग और चेंजिंग इटसेल्फ। और तीसरा है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी से डिटरमाइंड होती है, मैंने आपको बताया था रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स कौन से होते हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूटिव, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात होगी, कौन सी, क्रॉस प्राइस किस पे डिटरमाइंड होगी, 2 फैक्टर पे। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज योर सब्स्टिट्यूटिव। मैं आपको बार बार ये वाला कंसेप्ट रिवाइज करवा देती हूँ, बिकॉज क्या है ना कि ये वाले कंसेप्ट बहुत छोटे हैं बट बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम से भी पूछे जाते हैं और बच्चे कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूटिव गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल, एक दूसरी जगह पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसका लिखा हुआ पूरा फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, सब्स्टिट्यूटिव गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे की जगह, लाइक टी एंड कॉफी। अगर आपको सुबह कॉफी ना मिले तो आप टी पी के भी
खुद को एनर्जाइज कर सकते हैं। वैसे ये अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, जो एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल ना होके एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे पेन और इंक। पेन और इंक मतलब जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होता है, एक दूसरे के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकते। उसी तरीके से पेट्रोल एंड कार, ये भी एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिव गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो आप खुद ही देखिए, अगर टी का प्राइस बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है भाई कॉफी फ्री पी लेंगे, है ना, यही होगा, है ना। तो प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ कॉफी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब आप टी से कॉफी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, अब दूसरा क्या कहता है, पेन और इंक। तो अगर सपोज पेन आपको महंगा मिलने लगे तो आप क्या करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे। ऐसे तो नहीं, बच्चे खरीद ही लेते हैं, बट फिर भी आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और कम क्वांटिटी खरीदेंगे। पेट्रोल और कार पे आ जाते हैं। पेट्रोल और कार भी आप, अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो क्या करेंगे, आप कम पेट्रोल खरीदने की कोशिश करेंगे, इधर उधर फिजूल में चक्कर लगाने बंद करेंगे। तो इससे कार की जो कंजप्शन है वो भी कम हो गई। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गया, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्वांटिटी ऑफ कार कंजप्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो अब आप ज्यादा कार का कंजप्शन नहीं कर रहे, यही इसका मेन पॉइंट है। यहाँ पे कैसी रिलेशन आ रही है, डायरेक्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटिव गुड्स इंक्रीजेस देन द कमोडिटी डिमांड विल इंक्रीजेस। और यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल डिक्रीजेस। तो यहाँ पे कैसी रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इनवर्स रिलेशन। मैं एब्रीवेटेड यूज कर रही हूँ, एक एब्रीवेशन। यहाँ पे कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो आई होप आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी समझ आ गया होगा। इलास्टिसिटी नहीं बताया मैंने, ये बताया किनके रिस्पेक्ट में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकाली जाती है। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दीज थिंग्स। आपने समझ लिया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगी। अगर इस पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो मैं इसकी स्पेशल वीडियो भी आपको दे दूंगी। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। तो इफ द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इट्स प्राइस, तो अगर ये अगर प्राइस के रिस्पेक्ट में बदले, अगर प्राइस के रिस्पेक्ट में बदले डिमांड, तो क्या आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी, है ना। वैसे ही अगर हमारी यहाँ इनकम के रिस्पेक्ट में बदले डिमांड, तो क्या आ गया, इनकम इलास्टिसिटी, ये प्राइस इलास्टिसिटी। और अगर सब्स्टिट्यूटिव या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिस्पेक्ट में बदले, यानी कि रिलेटिव गुड्स के रिस्पेक्ट में अगर डिमांड बदल रही है, तो क्या आएगा, हमारी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव गुड्स। अभी हम इसके बेस क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको रिटर्न फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस थिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड चेंज, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम के रिस्पेक्ट में डिमांड चेंज, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और रिलेटिव गुड्स के रिस्पेक्ट में डिमांड चेंज, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, वेरी गुड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा।
इसको शेयर कर दीजिएगा वो अपने साथ, बच्चों के साथ, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। इस लॉकडाउन में काफी बुरा हाल है बच्चों का। So now move to the next question. Move to the price elasticity concept. अब प्राइस इलास्टिसिटी में हम प्राइस के रिगार्डिंग बात करेंगे, बट मैं पहले आपको एक चीज बता देती हूँ। एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक। इलास्टिक क्या कहता है? जिसमें आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और उसमें काफी मेजरेबल चेंजेस। इनइलास्टिक क्या कहता है कि आपने फोर्स लगाया बट उसमें जो चेंज आया वो बहुत कम शो है ना, क्योंकि वो इनइलास्टिक है। आप अगर कुर्सी हो या मेज हो या ऐसे ईंट को खींचने लगे तो क्या चेंज होती है? नहीं, बिकॉज वो रिजिड है, उसमें जो चेंज है वो काफी जीरो है, इनइलास्टिक है बिकॉज। बट अगर आप रबड़ को देखें तो रबड़ काफी इजीली स्ट्रेच आउट हो जाती है बिकॉज वो काफी इलास्टिक है। तो ऐसा ही डिमांड भी होती है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक डिमांड कब कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर कोई भी डिमांड कर फ्लैटर है थोड़ा, तो इट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड कर। बिकॉज व्हाई? लेट्स सी, दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर क्वांटिटी, फर्स्ट वन, wait, okay, suddenly price drops to P2 level. When the price drops from P1 to P2, the quantity has increases measurably high from Q1 to Q2, है ना? बहुत ज्यादा काफी मेजरेबल चेंज आया। वहीं पे अगर इनइलास्टिक डिमांड कर्व की बात करी जाए तो दैट इज योर, यहाँ पे ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। दैट इज योर प्राइस, दैट इज योर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरीके का डिमांड कर्व है जिसमें एक P1 है और एक P2 है। और अगर आप चाहे तो P3 भी कर सकते हैं। तो आपने देखा जो हमारी डिमांड है, प्राइस है, वो P1 से P3 पे आ गया। काफी ज्यादा चेंज है ना, बट डिमांड में कितना चेंज हुआ है? ओनली फ्रॉम दिस वन टू दिस टू। तो डिमांड में चेंज काफी कम है रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्राइस, बिकॉज वो इनइलास्टिक है। उसकी डिमांड को हम चाहकर भी बढ़ा नहीं सकते। राइट? लाइक आपने देखा होगा नमक, सॉल्ट, अगर उसकी डिमांड क्या होती है? ऑलमोस्ट फिक्स होती है। अगर आप उसको काफी ज्यादा प्राइस कर दें, लाइक सोल्ट का हम चाहे भी अगर उसकी डिमांड बढ़ाना तो बढ़ा नहीं सकते ना, और ना ही उसकी कम कर सकते हैं। अगर प्राइस हाई भी हो जाएगा तो हमें उसकी डिमांड को एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसकी डिमांड उतनी ही रखी जाएगी। सोल्ट की कुछ लगभग इस तरीके का होता है हमारा डिमांड का, कि अगर हम चाहें तो भी उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। तो यही सोल्ट के बारे में उसकी डिमांड क्या हो गई? इनइलास्टिक। ये मेरा उसका मतलब था बताने का। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैंने इरेज कर दिया आई थिंक, तो इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा। ये होगा चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज इक्वल्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपके पास इनकम है 100 रुपीज, इनकम 100 रुपीज, ओके। आपके पास प्राइस गिवन है, वो मैं पहले वाले पिज्जा और पेप्सी वाला एग्जांपल कंटिन्यू रखती हूँ। प्राइस ऑफ पिज्जा इक्वल्स टू 10 रुपीज, ओके, और प्राइस ऑफ पेप्सी was ₹5, ओके। सो इतना आपको क्लियर है। तो मैं अगर इसकी इलास्टिसिटी ड्राइव करना चाहूँ, चलो ये देखते हैं बाद में। अब सपोज वो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन, तो ये हो गया जो पिज्जा है उसका प्राइस चेंज हो गया 20 रुपीज, ओके। और डिमांड जो हमारी पहले कितनी हो रही थी?
पहले डिमांड थी, डिमांड ऑफ पेप्सी पिज्जा वाज 5। तो बट अब डिमांड कितनी हो रही है हमारी, पहले ये D1 है, ये D2 है पिज्जा की। ये किस पे थी, एट 10 रुपीज प्राइस लेवल पे। और अब ये 5 डिमांड कब है, 3 है सपोज, एट ₹20 है ना। तो इतना अब आपको एग्जाम्पल आ गया समझ में, इसे रेज कर देते हैं। अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी हमारी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। मैंने आपको बताया ये इक्वल होता है चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इनटू पी डिवाइडेड बाय क्यू। चेंज इन क्यू, ये पहले डिमांड कितनी थी, D1 5 थी, बाद में 3 हो गई, तो चेंज इन डिमांड कितना आया है, 2। अब डिमांड कितनी है पिज्जा की, ये चेंज इन प्राइस कितना आया है, 10 से 20, तो चेंज कितना आया, एग्जैक्ट वो आया है 10, है ना। 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। चलो मैं आपको इसे ऐसे दिखा देती हूँ, इट्स इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, ओके, इंटू P इंटू Q। ये पहले वाले पे होते हैं। अब Q2 कितना है, यानी कि डिमांड 2 कितनी है, 3, तो 3 माइनस 5, प्राइस कितना है, अब वाला 20 है और पहले कितना था 10, ठीक है, इतना एक इंटू प्राइस कितना था पहले वाला 10, और अब क्वांटिटी कितनी थी पहले वाली 5, है ना। तो अब इसे अगर आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय +10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5, यही आ रहा है ना। आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल करके कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -2/5, इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा -0.4। तो ये क्या हमें बता रहा है, ये इसकी प्राइस इलास्टिसिटी बता रहा है, जो हमने एग्जाम्पल लिया। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसके बेस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो काफी कंसेप्चुअल होते हैं, तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस्ड है, बट एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझाना चाहती थी जो मैंने इस तरीके से बताया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें हमने चेंज लिया, ये हमारा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का। तो इसमें हमने क्या करा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P बाय Q करा। तो ये फॉर्मूला को आप हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे, आपको रिटर्न में आप अच्छे से दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ सिर्फ समझिए। हाँ, फिर इसको मैंने Q2 माइनस Q1 करा, फिर इसको फॉर्मूले में वैल्यू उसको रख दिया। ये हमारी Q1 थी, D1 कह लो या Q1 कह लो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसको माइनस कर दिया, फिर इसको इंटू करके इसका आंसर क्या आ गया, -0.4। ये अब आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों आया, तो हम लोग जब भी फॉर्मूला देखेंगे आप यहाँ पे एक माइनस हमेशा लगा देखेंगे। वो इसलिए लगा जाता है कि जब इसकी वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं जब भी प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ता है उसकी डिमांड हमेशा कम हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और कमोडिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर यहाँ पे माइनस आएगा और आपको अगर किसी पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर करना पड़ जाए तो आप एक एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे कि किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है किसकी इलास्टिसिटी कम है। इसलिए हमारी प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले हमेशा एक माइनस का निशान आगे दिया होता है। वो इसीलिए दिया होता है ताकि जो यहाँ पे लास्ट में माइनस आएगा वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो अगर मैं इस माइनस के निशान का इस्तेमाल करूं तो मेरा आंसर भी यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका मोटिव सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज को कंपेयर करना आसान होता है। नेगेटिव अगर आ जाएगी तो लाइक -3 और ये 2, ऑब्वियसली बात है कि 2 बड़ा है, बट इलास्टिसिटी में देखा जाए तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि इसीलिए नेगेटिव साइन के साथ एक कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए इसको प्लस रख के ही सोल्व किया जाता है। ओके, ये तो प्राइस इलास्टिसिटी का था। अब इसी तरीके से हमारी इनकम का भी होता है। तो इनकम में क्या होगा, इनकम में यहाँ पे
अगर हम यहाँ प्राइस की जगह इनकम लें तो यहाँ पे भी चेंज इन इनकम आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी की जगह इनकम इलास्टिसिटी। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले सारे सेम हैं। अभी इनकम इलास्टिसिटी निकालोगे तो इनकम के साथ आ जाएगा चेंज। अगर यहीं पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालने लगो, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, है ना, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम अब इसके साथ हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं इसके। और अगर इसकी ज्यादा डेप्थ में आंसर चाहिए आपको तो मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसकी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो दे दूंगी इस टॉपिक की, ठीक है। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और इसे आप शेयर करिए, जितना से ज्यादा शेयर किया जा सके। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो अभी हमने किया, प्राइस इलास्टिसिटी का। अभी क्या कहता है, इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, तो डिमांड की बात हो रही है, कांस्टेंट होती है थ्रू आउट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। तो ये कैसे डिमांड कर्व की बात कर रहा है, ये कह रहा है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है प्लस स्ट्रेट लाइन है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है और स्ट्रेट लाइन है। तो ये मैंने एक डिमांड कर्व ड्रॉ करने जा रही हूँ लाइक दिस वन, यही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है प्लस स्ट्रेट लाइन है। फिर क्या कहता है कि क्या कांस्टेंट होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऐसे डिमांड कर्व पे। तो अभी हमने क्या देखा कि डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी क्या बताती है कि किसी भी डिमांड कैसे चेंज होती है, एडजस्ट होती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द प्राइस। तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी था, आपका भी मैंने बताया था, क्या था फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज in you can say that quantity demand, okay, percentage change in price। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई प्राइस कांस्टेंट है, हमारी डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो उस पे जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। ये हमें बताना है कि ऐसा होगा या नहीं। तो पहले तो हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि ये सच है या झूठ। देखो यहाँ पे इज है तो ये करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी। तो हमें ज्यादा चलो नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी इससे निकलती है। हमें पता है अगर हमारे पास एक प्राइस गिवन हो, दूसरा प्राइस चेंज गिवन हो, एक क्वांटिटी गिवन हो और दूसरी क्वांटिटी गिवन हो, तो हम उसके थ्रू इन्हें कहीं ना कहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो वही करते हैं। क्या था, मान लिया ये प्राइस, एक ये प्राइस, एक ये प्राइस, ओके। That is your you can say that 84, this is 6 or this is 8 and this is yours 2, 4 and 6. These are quantity and these are प्राइस। ये आपको प्राइस गिवन है, ये आपको क्वांटिटी गिवन है। हमारे पास ये फॉर्मूला है एक कि चेंज इन प्राइस। तो मैं अभी ये 2 पॉइंट मान लेती हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ये कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की कांस्टेंट रहती है। तो मैं अगर ए पे निकालूं, बी पे निकालूं प्राइस इलास्टिसिटी और सी पे निकालूं, तो मेरी वो प्राइस इलास्टिसिटी अगर कांस्टेंट आती है तीनों में तो यानी कि कांस्टेंट होगी, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। बट अगर ये सही सेम नहीं आती तो इसका मतलब ये गलत है ना। तो मैं कौन सा वाला रीजन ले लेती हूँ, पहले ये वाले रीजन में कैलकुलेट कर लेती हूँ जहां पे ए बी कर्व दे रखा है। प्राइस 8 थे, ड्रॉप होके 6 हो गए,
और क्वांटिटी 2 थी, इंक्रीज होके 4 हो गई। ओके, आई एम सॉरी। तो ये हम मान लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, पहले मैं Q1 Q2 लिख लेती हूँ, क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा P1, ये P2, ये P3, ये Q1 Q2 Q3। मैं भी निकाल रही हूँ पॉइंट ए बी पर, है ना। तो पॉइंट ए बी के बीच में प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रही हूँ। P1 से प्राइस कितना हो रहा है, P2, यानी कि 8 था, कितना होगा ड्रॉप होके 6। उसी के रिस्पेक्ट में क्वांटिटी Q1 से क्या हो रही है, Q2, पहले कितनी थी, 2 थी, बढ़ के 4 हो गई। तो प्राइस इलास्टिसिटी निकाल लो, फॉर्मूला मुझे पता ही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए बी। ओके, ये ऐसे लिख देती हूँ, सिंपलाइज कर देती हूँ, बराबर क्या होता है Q2 माइनस Q1, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, यानी कि 6 माइनस 8। ये क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 2। ओके, और 6 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2। ओके, रुको, यहाँ पे इंटू करते हैं ना वो। फिर क्या करते हैं, P1 अपॉन P2। तो P1 क्या है, 8 अपॉन क्या करते हैं, Q1 यानी कि 2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला फिर भी एक बार, दैट इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P इंटू Q, ये 1 मान सकते हो, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय Q, यही फॉर्मूला में मैंने ये वैल्यूज पुट करके लिख दी। अब क्या होगा, यहाँ बचेगा 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 8 माइनस का 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2। हमें बताया था मैंने कि इनके आगे एक माइनस का निशान चलता है, तो वही माइनस का निशान यहाँ भी चल रहा होगा, और वो माइनस का निशान क्या करेगा, इसके माइनस के निशान को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो इसे ये कट जाएगा, ये इसको 4 पे काट देगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या आ गई, 4, यानी कि ए बी के बीच में प्राइस इलास्टिसिटी क्या आ रही है, 4। तो मैं क्या लिखूंगी, EPD इज इक्वल्स टू 4। अब मेरे को क्या निकालना है, BC के बीच का, है ना। तो BC के बीच के लिए अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला इरेज कर देते हैं पूरा पोर्शन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं इसे भी हटा देती हूँ यहाँ से, जस्ट एक फॉर्मूला है, क्या है, Q। अब हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 से Q3, मैं क्या कहूंगी, Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय P3 माइनस P2 इंटू क्या होगा, P2 अपॉन में Q2, यही होगा ना, क्योंकि अब हम कहाँ निकाल रहे हैं, इस वाले रीजन का, है ना। ओके, तो ये निकल रहा है BC पे। अब देखिए Q3 क्या है, 6। ओके, 6 माइनस 4, ठीक है। प्राइस 6 से क्या हो गया, पहले प्राइस का था 6 और अब क्या हो गया 4, तो P3 में 4 माइनस 6 इंटू P2 क्या है, P2 है 6 और Q2 क्या है 4, है ना। चलिए यहाँ क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बचा, माइनस का 2। हमें पता है कि हम एक माइनस का निशान लेके चलते हैं टू न्यूट्रलाइज, तो यहाँ पे माइनस का निशान चलते हुए, फिर इंटू 6/4, ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस सेल को न्यूट्रलाइज कर दिया। 6/4 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/5। और ये क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 1.5। यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या आई, PD इज इक्वल्स टू 5, 1.5। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ऊपर दी हुई स्टेटमेंट क्या है, एक फॉल्स है, रोंग है, ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता।
हमारी स्ट्रेट लाइन पे प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है सेम नहीं होती है ना। अभी हमने आपके सामने एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर दिया, दोनों पॉइंटों पे निकाला, अलग अलग आ गई। तो आप एग्जाम में भी ऐसे बता सकते हैं कि हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो अलग अलग आ रही है, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी कांस्टेंट नहीं होती। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि कांस्टेंट किस में होती है फिर, है ना। तो मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि जो हमारा कॉन्वेक्स डिमांड कर्व होता है उसमें हमारी प्राइस इलास्टिसिटी सेम रहती है। वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। उसमें भी हर एक की नहीं, कुछ स्पेसिफिक जो इस टाइप के होते हैं, लाइक दिस वन। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी सेम होती है, इस टाइप के कर्व की प्राइस इलास्टिसिटी सेम होती है, जहां पे 1% डिक्लाइन, यहाँ पे भी 1% इंक्रीज होता हो। लाइक अगर यहाँ पे 10 है और 9 पे डिक्लाइन हुआ तो कितना डिक्लाइन हुआ, 10% का। और यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी थी तो एक क्वांटिटी का एक 10% कितना होगा, 1.1, तो इंक्रीज 1.1 आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के डिमांड करके ही हमारे प्राइस इलास्टिसिटी कांस्टेंट होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको रिटर्न फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, आपको समझना जरूरी है इसको और अपने रियल लाइफ में, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आ सकता है अगर यही नहीं आता तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट। सो नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सुगर डिफर बिटवीन कंज्यूमर 1 एंड कंज्यूमर 2। ठीक है, given that consumer 1 does not change its quantity purchased even after the increase in price। यानी कि पहला व्यक्ति जो है वो अपनी डिमांड को कम नहीं करता। अगर वो 5 किलो चीनी खा रहा था तो 5 किलो ही खा रहा है, 10 किलो खा रहा था तो 10 किलो ही खा रहा है। ठीक है, प्राइस बढ़ने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, मान लिया। फिर कहता है एंड कंज्यूमर 2 spends the same amount of on sugar even after increase in income। तो पहला व्यक्ति ऐसा है जो कि डिमांड ना घटाता ना बढ़ाता है। प्राइस चेंज जब हमारा इंक्रीज हुआ उसने अपनी डिमांड नहीं घटाई, उसने क्वांटिटी सेम रखी। और दूसरा आदमी ऐसा है जिसने जो खर्चा था वो सेम रखा। यानी कि अगर वो 50 रुपए खर्च कर रहा था तो वो अभी 50 ही खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि उसने जो एक्सपेंडिचर था वो कांस्टेंट रखा और पहले वाले ने क्वांटिटी सेम रखी। आप समझ नहीं कर सकते, क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत आसान है, आप तुरंत कर सकेंगे। अब मैं इसको, ये क्वेश्चन है और ये हमारे प्रीवियस ईयर का पेपर का ही क्वेश्चन है 2017 का, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का चेक भी कर सकते हैं। अब दो कंज्यूमर है, मैं उसका डिमांड कर्व बना लेती हूँ। देखो, न्यूमेरिकल चीजों को समझना समझाना दोनों ही आसान होता है, तो मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और फिर आप उसको रिप्रेजेंट भी आसानी से कर पाए। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल जो सुटेबल लगता है उससे समझा सकते हैं। देखो, कंज्यूमर 1 क्या है, उसकी 100 इनकम है बट वो 50 रुपए खर्च करता है किस पे, शुगर पे। ठीक है, वैसे ही कंज्यूमर 2 भी है, उसकी भी 100 इनकम है पर वो 50 रुपए ही खर्च करता है। अभी प्राइस थे 5 रुपए पर केजी, जो कि कभी नहीं होते बट फिर भी मान लेते हैं 5 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो 5 रुपए पे कंज्यूमर 1 कितनी चीनी खा रहा था, 10 किलो। कंज्यूमर 2 भी 10 किलो ही कंज्यूम कर रहा था बट अचानक से प्राइस बढ़ गए कितने हो गए, 10 रुपीज। तो अब 1 किलो चीनी कितने की आ रही है, 10 रुपए की। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइस बढ़ने के बाद भी कंज्यूमर 1 अपनी डिमांड कम नहीं करता, वो क्वांटिटी, कंज्यूमर 1 डज नॉट चेंज इट्स क्वांटिटी परचेज। आप समझ रहे हैं, क्वांटिटी यानी कि जो 10 थी क्वांटिटी वो ही 10 वो आगे भी कंटिन्यू करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर क्या कहता है, आफ्टर इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि जब 5 रुपीज से प्राइस 10 हो गई तो कंज्यूमर 2 स्पेंड सेम अमाउंट। तो वो क्या, कंज्यूमर 2 क्या है, पहले कितना खर्च कर रहा था, 50, और वो अब भी 50 ही खर्च कर रहा है। ये सेकंड टाइम, तो वो अब भी 50 ही खर्च कर रहा है।
तो क्या है मतलब समझे कि उसने जो इनकम है, स्पेंड जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रखा। तो आप समझे, पहले वाले ने क्वांटिटी सेम रखी, दूसरे वाले ने एक्सपेंडिचर सेम रखा। तो बस इतनी से तो सारी बात की खेल था। आप देख लीजिए, ये मैंने आंसर के लिए आपको बनाए, यहाँ से आप आंसर है ये। तो अब आप देखिए, अगर वो 50 रुपीज ही कंज्यूम कर रहा है ना, 50 रुपीज सेम एक्सपेंडिचर है किसका, कंज्यूमर 2 का, ठीक है, कंज्यूमर 2 का, ठीक है। तो वो अब भी इनकम 50 रुपए कर रहा है, और अभी हमारा प्राइस कितना हो गया है, 10 रुपीज। तो उसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 5। तो मैंने ये 5 यहाँ पे लिख रखा है कि पहले प्राइस 5 था और क्वांटिटी 10 थी, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। दूसरा वाला क्या करता है, क्वांटिटी सेम रखता है, तो मैंने 10 की 10 टेप दी। और दूसरे वाले का क्या कर गई, 5 कैसे निकालूंगी, हमें हिंट क्या दिया है कि जो 50 रुपए पहले खर्चा था अब भी 50 ही खर्च हो रहा है। तो मैं इस 50 को रखूंगी ऊपर, जो कि मेरी इनकम है, और अब के प्राइस को, जो नया प्राइस आया P2 को रखूंगी नीचे, जो कि हमारा 10 है। काटा तो आ गया 5, यानी कि कंज्यूमर 2 अब कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, 5। 10 से कितना हो गया, 5, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम हो गई। पहले वाले का क्या है, पहले 10 था अब भी 10 है। तो अभी इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा ये पता होना चाहिए ना। तो अब पहले कितना था, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ 1, कंज्यूमर 1 कैसे निकालेंगे, जो प्राइस पे कर रहा है पर यूनिट, जो कि 10 रुपए है P2, और अब वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है वो, तो पहले 10 क्वांटिटी, प्राइस हमारा 10 है, अब क्वांटिटी परचेज अब भी कितनी है, 10 ही है। तो अब उसे कितनी इनकम पे स्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी, 100, यानी कि उसकी सारी इनकम अब सिर्फ शुगर पे ही जा रही है। तो आपको समझ में आया ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया। ये टेबल है मैंने हाइपोथेटिकली बना दी, आप कोई से भी नंबर लेके ये 3 ले सकते हैं, बाकी आप उसमें 1-2 नंबर बढ़ा के अपना प्राइस सेट करके Q2 और इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया, चलिए सॉरी तो चलिए इतना समझ में आ जाता है। अब मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी की। चलो तो पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कंज्यूमर 1 की निकाल लेते हैं, कंज्यूमर 1 की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, मैं इसे नोटिफाई कर रही हूँ। ये क्या है, क्या कहते हैं हम, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q, यही होता है ना, वेरी गुड, आपको तो सब पता है। फिर क्या है, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P बाय Q। इसको आगे बढ़ाते हुए कैसे करेंगे, Q2 क्या हो गया, Q2 10 माइनस Q1 क्या है कंज्यूमर 1 का, 10 डिवाइडेड बाय P2 कितना है, 10 डिवाइडेड बाय P1 कितना है, 5 इंटू P1 कितना है, 5, Q कितना था, 10, ठीक है। पर यहाँ क्या देख रहे हैं, ये तो 10 माइनस 10 0 हो गया, यानी कि इसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, 0, यानी कि प्राइस कुछ भी हो जाए इसको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी प्राइस हो जाए, ये इसको इतनी ही क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। तो आपको पता होगा, चलो इसको अगर डिमांड कर्व में बनाने की कोशिश करूं, तो यानी कि वो जितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, यानी कि इसको मान लो QX, और कितनी भी प्राइस हो जाए, यानी कि प्राइस 5 रहे तो भी यही, प्राइस 10 हो जाए तो भी यही। तो ये कैसा डिमांड कर्व बन रहा है हमारा, वर्टिकल, है ना। मैंने इनको ड्रॉ किया, 5 हुआ तो भी 10 हुआ तो भी 10 क्वांटिटी। तो ये कैसा ग्राफ बन गया, वर्टिकल, यानी कि इसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, 0, इसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी डिमांड सेम रहेगी, है ना। तो ये क्या होगा, पैरेलल टू Y
एक्सिस। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। कंज्यूमर 1 की डिमांड कैसी रहेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, और इसकी इलास्टिसिटी क्या है, 0। तो हाउ डज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर शुगर डिफर बिटवीन कंज्यूमर 1 एंड कंज्यूमर 2। तो कंज्यूमर 1 की हमने क्या देखी, 0 आ रही है भाई। तो मैं इसको हटा देती हूँ, सारे को इरेज कर दूं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, कंज्यूमर 1 की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0। कर्व कैसा आ रहा है, कर्व आ रहा है लाइक दिस। ओके, दिस इज योर 10 क्वांटिटी, 5 प्राइस, 10 प्राइस, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। ओके, तो ये फिक्स आ रही है, एक वर्टिकल आ रही है, जिसमें कि इसकी प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी 0। ये तो हो गया 1 की बात। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा वाला क्या कहता है, चलो फॉर्मूला लिखते हैं। कंज्यूमर 2 की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू द Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P1 इंटू Q1। कंज्यूमर 2 का कॉलम रो देखते हुए कितना है प्राइस, P1 5, तो P1 की जगह लिख देंगे 5। Q1 कितना है 10 माइनस माइनस, P2 कितना है 10 और Q2 कितना है 5। समझ में आ रहा है, माइनस का साइन फॉर द न्यूट्रलाइज द वैल्यू। इतना समझ में आ गया आपको, कैसे किया मैंने ये, इनटू P1 कितना है 5 और Q1 कितना है 10, तो 5 डिवाइडेड बाय 10। इसकी वैल्यू निकालू तो 5 माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और 10 माइनस 5 निकालू तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू ये डिवाइड हो जाएंगे तो 1/2, ये कैंसिल आउट हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी जो हमारा कंज्यूमर 2 है वो क्या है, इलास्टिक है। उसकी कोई जो डिमांड है क्वांटिटी शुगर की वो इलास्टिक है, वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्राइस और इनकम। बट जो हमारा कंज्यूमर 1 है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या आई है, हमने देखा अभी 0। इट मीन्स दिस इज इन इलास्टिक डिमांड और दैट इज योर इलास्टिक डिमांड। इसका कर्व बनाएंगे तो इसका कर्व कैसा आएगा, कुछ इफ योर P इज एंड दिस इज योर Q, तो इसका कर्व कुछ इस टाइप का आ सकता है ना। तो इसमें क्या है कि इसकी डिमांड इलास्टिक है, कंज्यूमर 2 की डिमांड इलास्टिक है, इसकी कोई वैल्यू है स्पेसिफिक, बट कंज्यूमर 1 डिमांड इज इन इलास्टिक। और यहाँ पे आप देख रखे इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, यू कैन से दैट इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कुछ भी हो जाए ये इतना ही कंजप्शन करेगा, तो उसे परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। अभी मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट करी थी कंसेप्ट में बताया था व्हाट इज इन इलास्टिक और व्हाट इज इलास्टिक, तब आपको समझ में आ गया होगा दिस इज योर इलास्टिक डिमांड एंड दिस इज योर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो पूछा हाउ डज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द शुगर डिफर बिटवीन 1 and 2। देखो इन्होंने कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया तो ये वैल्यू फिक्स तो नहीं मान सकते, एग्जाम्पल के तौर पर समझाइए। तो हम क्या कहेंगे, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कंज्यूमर 1 इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इट डजंट चेंज विद द चेंज इन प्राइस ऑफ द शुगर। ओके, एंड सेकंड में क्या होगा, कंज्यूमर 2 डिमांड इज इलास्टिक, इट कैन चेंज विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ द शुगर। ओके, तो आई होप यहाँ तक ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं बच्चों के, तो जिनको जरूरत है उन तक ये पहुंच जाए। थैंक यू।